जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिवीजन विद योगेश में। सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और गुरु पूर्णिमा के दिन ही आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे साइकोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की सीरीज। आज जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखेंगे अगले 1 महीने तक और उसमें हम सिर्फ वही टॉपिक कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में हर बार एक सवाल देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो हमारा टॉपिक हमने लिया है वो लिया है हमारे पास में लर्निंग डिसेबिलिटी। अब डिसेबिलिटी क्या होती है हमारे पास में? डिसेबिलिटी यानी कि कोई चीज की अयोग्यता, यानी कि उस चीज को करने की हमारे पास में क्या ना हो, उस चीज को करने की हमारे पास में ना हो योग्यताएं। जब योग्यता ही हमारे पास में नहीं है तो उस चीज को हम क्या नहीं कर सकते, सीख नहीं सकते। तो कोई चीज को सीखने की जो अयोग्यता होती है वही हमारे पास में लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। अब सीखने में हमारे पास में क्या क्या कठिनाइयां आ सकती है? तो बच्चा लिखना बंद कर सकता है कि बच्चे से लिखा ना जाए, या फिर बच्चे से पढ़ा ना जाए, या फिर बच्चे से मैथ्स के कोई भी सम नहीं हो, यानी कि अंकों से संबंधित कोई भी त्रुटियां आए। ये सारी की सारी जो विकृतियां होती है ये अधिगम अक्षमता में हम पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि अधिगम अक्षमता की प्रकृति कैसी होती है और उसकी विशेषता कैसी होती है। तो देखिए, अधिगम अक्षमता होती है वो एक आंतरिक कारक होता है। आंतरिक कारक कैसे होता है? तो देखिए, सीखने के लिए बच्चे को एक तो बच्चे को शारीरिक शारीरिक के साथ साथ बच्चे को मानसिक तरीके से भी हमारे पास में मानसिक रूप से भी प्रिपेयर या परिपूर्ण होना आवश्यक है। तो मानसिक रूप से परिपूर्ण होना आवश्यक क्यों है? क्योंकि हमारे पास में शरीर कोई भी काम करता है तो जो हमारे पास में नर्व सिस्टम होता है, जो हमारे पास में तंत्रिका तंत्र होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं, उसकी यूनिट होती है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या करते हैं? वो मैसेज भेजते हैं हमारे माइंड को और माइंड मैसेज रीड करने के बाद में उस एक्टिविटी को या फिर उस प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। तो इस तरीके से इसमें हमारे पास में न्यूरॉन्स की भी भागीदारी रहती है। तो इसलिए हमारे पास में ये एक आंतरिक कारक होता है। ये संपूर्ण जीवन होता है और ये स्थायी चलता है हमारे। इसके आगे अगर हम बात करें कि अधिगम अक्षमता के बारे में, तो हमारे पास में ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है, रिलेटेड होता है, क्योंकि माइंड के थ्रू हमारे पास में रोड मैप बनाते हैं और कोई चीज को सीखने का प्रयास करते हैं। अधिगम अक्षमता के कारण बालक सोचने, बोलने, लिखने तथा सुनने में या फिर अंक गणित संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है। बालक जब भी कोई चीज सीखेगा तो वो क्या करेगा? या तो उसके बारे में सोचेगा, या उसके बारे में बोलेगा, या उसके बारे में लिखेगा, या उसके बारे में सुनेगा। आपने देखा है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं। तो अगली स्लाइड पे देखिए कि जो बच्चा होता है उसमें किस तरीके की डिसेबिलिटीज मिल सकती है। तो उसमें हमने अभी पिछली बार पढ़ा था कि उसमें पढ़ने लिखने की, मौखिक रूप से या फिर अभिव्यक्ति या फिर शब्दों को ढंग से ना बोल पाने की, वर्तनी का मतलब अच्छे तरीके से नहीं बोल पाता है, या फिर गणित की कोई भी समझ उसको पैदा नहीं हो, यानी कि कोई भी संक्रिया, जैसे हमारे पास में प्लस है, प्लस को वो गुणा कर देता है, माइनस है तो माइनस को वो डिवाइड कर देता है। इस तरीके की कोई भी ऑपरेशंस, कोई भी संक्रियाओं को वो ढंग से ना कर पाता है। इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं आपको डिसेबिलिटीज देखने को मिलती है। तो ये सारी की सारी चीजें सबसे पहले किसने बताई थी? वो महानुभाव हमारे पास में थे, सैमुअल क्रिक। सैमुअल क्रिक ने कब बताई थी? तो ये 1963, यानी कि हमारे पास में 1963 में सैमुअल क्रिक ने यह बताया था कि हर एक बच्चे में अलग अलग तरीके की अक्षमताएं या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ना कि ये गुड़िया यहाँ पे बैठी है और गुड़िया यहाँ पे मायूस है। हो सकता है इसको भूख नहीं लग रही हो सकता है इसको याद नहीं हो रहा हो। तो इसी तरीके से जैसे ये बच्चा माथा पकड़े के बैठा है, जैसे हम छोटी कक्षाओं में देखते थे, घर से पढ़ के जाते नहीं थे और फिर जाके वहां पे माथा पकड़ते थे, फिर बोलते थे अरे दूसरा बताइए, दूसरा बताइए, अरे चौथा बताइए, चौथा बताइए। तो इस तरीके से हमारे पास में सिस्टम चलता रहता है। आपने भी किया है, मैंने भी किया है। टीचर तो जाहिर सी बात है अब बनना हमने शुरू किया है, अब पढ़ाने लगे हैं, तब हम देख रहे हैं। पर हमें कहीं ना कहीं हमारे बचपन की जो यादें हैं वो इनको पढ़ाने से ताजा कहीं ना कहीं हो जाती है। तो इस तरीके से साइकोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और गुरु पूर्णिमा के दिन ये सीरीज हमने स्टार्ट की है। कहीं ना कहीं
ये उद्देश्य इसके पीछे यही रहा है कि गुरु पूर्णिमा के दिन हमने स्टार्ट किया है, तो हमारे गुरुओं का आशीर्वाद आज हमें मिला है और हम अपने गोल को, अपने टारगेट को अचीव निश्चित रूप से करेंगे और अपने मम्मी पापा का सपना साकार करेंगे और एक अच्छी पोस्ट पे जो हमारी पसंदीदा है उस पे जाएंगे और भारत का भविष्य उज्जवल करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे वाली स्लाइड पे और हम देखते हैं कि अधिगम की अक्षमता में हमारे पास में टाइप्स कितने होते हैं। तो टाइप्स की अगर हम बात करें हमारे पास में, तो अधिगम अक्षमता में हमारे पास में कितने टाइप्स हैं। आज की जो वीडियो है हमने इसमें 5 टाइप्स लिए हैं जो मुख्य रूप से आपको कहीं ना कहीं हर एक पेपर में देखने को मिलता है। आज से हमने ये जो सीरीज स्टार्ट की है, इससे पहले हमने एक सीरीज स्टार्ट और की है और वो है 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी टेट एग्जाम हुए हैं उन सब में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस को हम सोल्व करवा रहे हैं, चाहे वो मैथ्स के हो, चाहे वो साइंस के हो, चाहे वो साइकोलॉजी के हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसमें भी जाके तैयारी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए अफेजिया, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया ये हमारे पास में है। तो इनमें कहीं ना कहीं जो हमारे पास में चीजें रहती है वो हमें या तो पठन से रिलेटेड गलती होगी या विकार होएगा, या फिर हमारे पास में लिखने से रिलेटेड जो भी हमारे पास में विकार उत्पन्न होएगा, या फिर हमारे पास में अंक गणित से संबंधित जो भी विकार उत्पन्न होएगा उन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अफेजिया को। सबसे पहले अफेजिया हमारे पास में क्या होता है, देखिए एक ऐसी अक्षमता जिसमें भाषा एवं संप्रेषण यानी कि हमारे जो माइंड के विचार है, हमारे माइंड के विचार हम कब देंगे, जब हम कोई चीज की अभिव्यक्ति करेंगे। अब मैं अगर किसी दोस्त को बुलाना चाहता हूं या फिर मैं उसको बोलूं मेरे मन में पिज्जा खाने की है, तो मैं उसको बोलना तो पड़ेगा ना, अंतर्यामी थोड़ी ना है वो। मैं उसको बोलूंगा कि अरे यार आज पिज्जा खाने चलते हैं, तो ये पिज्जा खाने चलते हैं, ये जो मेरे पास में वोकैब आई है, ये जो मेरे पास में विचारों को अभिव्यक्ति करने के लिए जो शब्द आए हैं, ये कहीं ना कहीं मैंने कलेक्ट किए हैं। बचपन में तो नहीं किया मैंने, जैसे हमें सिखाया जाता है बोल मम्मी बोल, मम्मी बोल, मम्मी बोल, पापा बोल, पापा बोल, पापा बोल, तो ये कहीं ना कहीं हमने अडोप्ट किए हैं, इन चीजों को हमने कहीं ना कहीं क्या किया है, अडोप्ट किया है। तो अफेजिया में हमें इसी तरीके की अक्षमताएं आपको देखने को मिलती है कि भाषा एवं संप्रेषण से संबंधी हमारे पास में, संप्रेषण मतलब अपने विचारों को क्या करना, आदान प्रदान करना या अपने विचारों को किसी दूसरे के साथ बांटना, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो जब भाषा हम सीख रहे हैं, जब भाषा यानी कि हम बोल रहे हैं, तो बोलते कैसे हैं, मौखिक रूप से बोलते हैं, लिखित रूप में थोड़ी ना बोलते हैं। तो मौखिक रूप से संबंधित जितने भी विकार आपको देखने मिलेंगे वो हमारे पास में अफेजिया के अंडर सीखे जाते हैं। तो देखिए विचारों की अभिव्यक्ति प्रदान करने में जो कठिनाइयां आती है आपको, तो अफेजिया में होगी। इसकी हमारे पास में एक ये चीजें बहुत ही जरूरी है कि जो हमारे पास में लक्षण होते हैं, इन लक्षणों में से ही हमारे पास में सवाल आते हैं कि कोई ना कोई हमारे पास में 3 लक्षण किसी दूसरे का दे देगा और सबसे पहले हमें पूछ लेगा कि निम्न में से अफेजिया का कौन सा लक्षण है, या फिर हमारे पास में इसमें से कोई एक लक्षण दे देगा कि अटक अटक कर शब्दों का उच्चारण करता है एक छठी क्लास का बच्चा, तो बताइए वो कौन सी मानसिक विकृति का शिकार है। तो हम बोलेंगे कि हमारे पास में जो अफेजिया है उसमें भाषा और संप्रेषण की दिक्कत रहती है। तो बच्चा अपने शब्दों में अटक अटक के बोल रहा है, यानी कि मौखिक रूप से उसमें कोई कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, तो हम आंसर कर देंगे कि अफेजिया है और 1 नंबर हमारा पक्का कर लेंगे। तो इसमें हमारे पास में देखिए अफेजिया के हमारे पास में लक्षण क्या रहते हैं कि सही उच्चारण और मौखिक संवाद ना कर पाना, अटक अटक कर शब्दों को बोलना, अपने विचारों को बोल ना पाना कि उसके मन में तो है कहीं ना कहीं चीजें पर हम उसको बोल नहीं पाते हैं, या फिर भाषा के संप्रेषण में कहीं ना कहीं दिक्कत आना, यानी कि वो चीजें जो उसके मन में है वो अपने शब्दों के थ्रू प्रकट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी चीजें भी कहीं ना कहीं क्या रहती है, अफेजिया से रहती है। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास में अफेजिया के बाद में। तो देखिए आगे वाला हमारे पास में है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में अगर हम बात करें तो डिसलेक्सिया में क्या होता है, पठन संबंधी विकार। पहले हमने क्या किया, मौखिक रूप से किया, अब हम देखेंगे पठन संबंधी विकार कि जो चीजें हमारे पास में पढ़ने में दिक्कत करे, जो चीजें हमारे पास में पढ़ने में दिक्कत करे, कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई शब्द आगे पीछे हो गया है ना, जैसे कमल पढ़ रहा हूं, मैंने लिखा कमल और मैं ऐसे बोल देता हूं कि कै पहले करके और ये आगे कर देता हूं कि मकल, तो ये हमारे पास में जो मक्कल बना रहा हूं कमल से, इसका मतलब मेरे तो भाई साहब दिक्कत है पढ़ने में, और पढ़ने में दिक्कत है तो ये हमारे पास में किस में जाएगा, डिसलेक्सिया में जाएगा। पढ़ने लिखने में, शब्दों की पहचान ना कर पाने में, जैसे एक बच्चा गए
ग गमला को लिख देता है, डंडा तो आगे लगा देता है और ये पीछे लगा देता है, तो इस तरीके से ये बना लेता है। तो हमारे पास में जैसे कई बार बच्चा क्या करता है, तय जो होता है, तय हमारे पास में बच्चा उल्टा लिख देता है, ऐसे तय है इसको लिख देता है तय, इस तरीके से। तो ये जो शब्दों को उल्टा लिखने का जो क्रम है उसको कहीं ना कहीं तो वो उसको परेशानी कर रहा है, तो ऐसा विकार हमारे पास में डिसलेक्सिया में काउंट होता है। चलिए बात करते हैं इसके लक्षणों की। तो लक्षण में शब्दकोश की कहीं ना कहीं कमी होना, कि बच्चे में शब्दों के जो अभाव होता है, जैसे वोकैब का है वो अभाव होता है। आपने देखा है कवि होते हैं, लेखक होते हैं, शायर होते हैं, उनकी वोकैब कितनी अच्छी होती है, उनके पास में शब्दों का कितना ज्ञान भरा रहता है, वो हर एक चीज के पर्याय शब्दों को जानते हैं, एक ही चीज के बारे में बहुत सारी चीजें बता देते हैं, है ना। जैसे फैंटेस्टिक, फेबुलस, माइंड ब्लोइंग, सुपर्ब, खूबसूरत, शानदार, अति उत्तम, ये सारी चीजें इस तरीके से एक ही शब्द को बहुत तरीकों से एक्सप्लेन कर देना। तो इसी तरीके से अगर कोई बच्चा एक चीज को बहुत तरीकों से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, या फिर एक शब्द को पहचान नहीं पा रहा है कि इसका क्या अर्थ हो सकता है या फिर ये क्या चीज है, तो उसमें हमारे पास में ये डिसलेक्सिया का विकार उत्पन्न करता हुआ दिखेगा। या फिर शुद्ध उच्चारण नहीं बोले, जैसे हमारे पास में डे है, डे डलिया को डे बोल दे, डे डलिया को क्या बोल दे, डे बोल दे, डे और डे में फर्क ना करना सीखे, या फिर उसको बोलने में अच्छा ना लगे, डे डे ये बोल दे हमारे पास में। तो इसमें अगर जो हमारे पास में त्रुटि हो रही है वो भी बच्चे के कहीं ना कहीं क्या है, डिसलेक्सिया से ग्रसित एक लक्षण देखने को मिलता है। शब्दों के क्रम को उल्टा कर देना, जैसे हमने अभी कमल को मकल बना दिया। वाक्यों के भाव को ना समझ पाना, बच्चा क्या करता है, कई बार वाक्यों को भाव को ना समझ पाता है, भाव को नहीं समझ पाता है, उसमें भी हमारे पास में कहीं ना कहीं वो उसी विकार से ग्रसित देखने को मिलता है। या फिर पढ़ते समय छोटी छोटी चीजों को पढ़ना, या फिर छोटी छोटी चीजों को छोड़ देना, एक सेंटेंस पढ़ रहा है और बीच में छोड़ गया कुछ चीजें, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका फोकस नहीं है, वो एक जगह पे सेंट्रलाइज नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसका दिमाग कहीं और चल रहा है और वो खुद फिजिकली प्रेजेंट कहीं और है। तो ऐसी चीजों से भी हमारे पास में क्या देखने को मिलता है, डिसलेक्सिया का विकार देखने को मिलता है। हम भारत में दो ऐसे टेस्ट है जिसमें डिसलेक्सिया का हमारे पास में टेस्ट किया जाता है। एक तो ये है हमारे पास में अर्ली स्क्रीनिंग, और एक है हमारे पास में स्क्रीनिंग टेस्ट। डिसलेक्सिया अर्ली स्क्रीनिंग और डिसलेक्सिया स्क्रीनिंग टेस्ट, ये हमारे पास में दो चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास में। तो डिस्ग्राफिया में हमारे पास में क्या चीजें रहती है, तो डिस्ग्राफिया में देखो हमारे पास में, डिस्ग्राफिया में हमारे पास में क्या चीजें रहती है। तो डिस्ग्राफिया में अगर हम बात करें तो लेखन संबंधी अशक्तता, यानी कि लेखन संबंधी कोई भी त्रुटियां, लेखन संबंधी कोई भी विचार जो हमारे पास में रहते हैं वो किस में मिलेंगे, हमें डिस्ग्राफिया में देखने को मिलेंगे। लेखन संबंधी अशक्तता हमें डिस्ग्राफिया में देखने को मिलती है। डिस्ग्राफिया में कोई भी बच्चा जिसका हाथ या हाथ की उंगलियां काम नहीं कर रही है, तो देखिए डिस्ग्राफिया, ग्राफ का मतलब यूं लेके चलो कि उसको कहीं ना कहीं किसी चीज पे लिखना है, कोई कागज का, ग्राफ के हिसाब से ये मान के चलो कि कागज, और कागज पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं ना, कागज पे लिखे फूल जैसे अंक, है ना। तो इसी तरीके से हमारे पास में हाथों से या फिर उंगलियों से हम उसको क्या करते हैं, लिखते हैं। पर जब हाथ की उंगलियां ही ढंग से ना की जाए काम में, जैसे ये पेन है, इस पेन को अगर बच्चा ऐसे पकड़ रहा है, बिल्कुल नोक से पकड़ रहा है, तो बच्चा कैसे लिख पाएगा। या फिर बच्चा उसको पकड़ रहा है इस तरीके से, तो उसको लिखने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, पेन को पकड़ने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, तो वो हमारे पास में क्या होगा, डिस्ग्राफिया का लक्षण माना जाएगा। तो इसमें बालक है वो हमारे पास में शारीरिक रूप से अक्षम पाया जाता है, और शारीरिक रूप से अक्षम पाया जाता है वो हमारे पास में ठीक भी हो सकता है। ठीक कैसे हो सकता है उसका एग्जांपल मैं आपको आगे दूंगा। तो चलिए उससे पहले हम लक्षण देखते हैं कि बालक के द्वारा लिखे गए अशुद्ध वर्तनियां, यानी कि जो उसकी शब्दकोश है, जो उसके शब्द है वो लिखे है, उसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां मिले, कहीं ना कहीं अक्षर छोटा बड़ा लिख दे, कि कैट बड़ा लिख दिया, उसके बाद में मैं ले ये छोटा लिख दिया, तो ये हमारे पास में अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं बच्चा लिख दे। या फिर हमारे पास में लिखे जैसे रा और उसके बाद में नीचे जू लिख दे, तो ये कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिले, यानी कि शब्दों का ढंग से वो बच्चा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, शब्दों को ढंग से लिख नहीं पा रहा है, छोटा बड़ा कहीं ना कहीं लिख रहा है, तो ये भी हमारे पास में डिस्ग्राफिया का एक लक्षण देखने को मिलेगा। पेन पेंसिल को ढंग से नहीं पकड़ पा रहा है,
इसके अलावा खराब हैंडराइटिंग है, या फिर लिखे गए लाइन वाक्य है उसके ऊपर लाइन सीधी नहीं चला पा रहा है, टेढ़ी मेढ़ी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको डिस्ग्राफिया में देखने को मिलता है। अब देखिए डिस्ग्राफिया है, ये अभी हमने बात की कि डिस्ग्राफिया है, ये कोई ऐसे नहीं है कि स्थायी रूप से हमारे पास में विकृति है। बच्चे कहीं ना कहीं डिस्ग्राफिया से छोटे होते हैं तो उसमें विकार होता है, पर हम क्या करते हैं, बच्चों को स्कूल में एक रिटन पेज लिखने को देते हैं कि एक पेज आप डेली लिख के लेके आओगे, चाहे कोई सा भी पेज लिख के ले आना, एक बुक खोलना और बुक में से कोई सा भी पेज छाप के ले आना। तो ये इसी वजह से होता है कि बालक को कहीं ना कहीं लिखने संबंधी, लेखन संबंधी त्रुटियां हैं, वो त्रुटियां ना होए, और अगर किसी बच्चे के है तो वो दूर हो सके। तो चलिए बात करते हैं आगे वाली विकृति की, और वो है डिस्कैलकुलिया। कैलकुलिया को समझे, देखिए कैलकुलिया का मतलब कैलकुलेटर जो सारे याद करते हो, है ना। कैलकुलिया का मतलब कैलकुलेटर जो सारे ही हम क्या करते हैं, याद करते हैं। तो अगर हम बात करें इस चीज की, तो कैलकुलिया में हमारे पास में अगर देखा जाए तो ये हमारे पास में क्या रहता है कि इसमें एक ऐसी अधिगम क्षमताएं होती है, क्षमता यानी कि विकृति रहती है जिसमें गणित को समझ नहीं सकता है बच्चा। जैसे मैं लिख दूं कि 98 है और बच्चा उसको 89 89 लिख दे, जैसे मैं लिख दूं 21 और बच्चा लिखे उसको 12। ऐसे सवाल आते हैं ना, कई बार आपने रीट में देखा होगा कि एक बच्चा 21 को 12 लिख रहा है, यानी कि शब्दों को आगे पीछे करके उलट फेर करके लिख रहा है। तो बताओ कि वो बच्चा कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित है। तो हमारे पास में ऑप्शन इसमें आंसर क्या आएगा, डिस्कैलकुलिया, यानी कि जो बच्चा अच्छे से अंकों को लिखना नहीं सीख रहा है, आगे पीछे कर रहा है, उसमें अंतर नहीं कर पा रहा है, या फिर कोई ऑपरेशन अलग लगा रहा है। जैसे हमारे पास में एक प्लस, मैं बोलूं कि बच्चे 9 में 6 ऐड कर, और बच्चा क्या करता है कि सर इसको ऐसे कर देते हैं 9 इंटू में 6, यानी कि जहां पे प्लस वाली वैल्यू है, जहां पे ऐड करना था, वहां पे बच्चा क्या कर रहा है, वहां पे बच्चा कर रहा है मल्टीप्लाई। तो बच्चा मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका मतलब उसका ऑपरेशन गलत हो रहा है ना, उसका आंसर भी गलत आएगा। तो ऑपरेशन गलत हो रहा है, वो ऑपरेशन में भी नहीं ढंग से क्या कर पा रहा, चूज कर पा रहा कि ये ऑपरेशन सही है या नहीं। इसी तरीके से माइनस का साइन बोले कि माइनस कर दे और उसमें वो डिवाइड कर दे, तो वो ऐसी जो गलतियां कर रहा है वो डिस्कैलकुलिया में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती हैं। चलिए देखते हैं इसके लक्षण क्या क्या है। तो लक्षण हमारे पास में गणितीय संक्रियाओं से संबंधित, जैसे अभी मैंने बताया कि जोड़ को गुणा कर रहा है, डिवाइड को माइनस कर रहा है, 6 को 9 लिख रहा है, इस तरीके की जो गलतियां है वो हमारे पास में देखने को मिलती है। तो बच्चा निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डिस्कैलकुलिया से ग्रसित है, विकृति उसमें मिलेगी। या फिर गिनते समय बार बार उंगलियों को प्रयोग कर रहा है कि एक 8वीं क्लास का बच्चा है, मैं बोलूं 2 + 6 क्या होता है बच्चे, तो वो बोलेगा 2, और पहले ऐसे 2 उंगलियां निकालेगा, फिर उसके बाद में 3 4 5 6 7 8, और फिर बोलेगा 8। तो ये चीजें क्या रहती है, कहीं ना कहीं हम सिखा देते हैं बच्चों को तीसरी क्लास में, दूसरी क्लास में, पहली क्लास में। तो वो चीजें जो हमारे पास में हो रही है, बच्चे की कहीं ना कहीं उसके मानसिक जो विकार है वो एक चीजें दर्शाती है, यानी कि बच्चा है वो स्लो लर्नर है। अब जब स्लो लर्नर भी है तो उसमें कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिलती है, मानसिक रूप से विकृति देखने को मिलती है, यानी कि न्यूरॉन्स का अच्छे से बॉडी या फिर न्यूरॉन्स का अच्छे से माइंड को मैसेज नहीं भेज पाना, हमारे पास में कहीं ना कहीं इसमें गलतियां देखने को मिलती है। अब इसके कारण देखो क्या होते हैं, तो हमारे पास में, या फिर अगर हम बात करें कि जो बच्चा है वो हमारे पास में क्या करे, गलत कैलकुलेशन कर दे, जैसे हमने अभी ऑपरेशन की बात की थी। अब इसके कारण क्या है, तो कारण ये है कि बच्चा है वो तार्किक क्षमताओं में कमजोर है, बच्चे की जो तार्किक क्षमताएं हैं वो कम है। जब बच्चे की तार्किक क्षमताएं कम है तो वो बच्चा कैसे ढंग से मैथ्स करेगा, मैथ्स तो है ही तार्किक, मैथ्स तो क्या है ही तार्किक। तो वो तार्किकता का महत्व नहीं समझ पाएगा, ऑपरेशंस को अलग अलग कर देगा। जब ऑपरेशंस में गलती कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमें ये विकार देखने को मिलता है। या फिर बच्चे के गणितीय समस्याओं में, या फिर गणित के कोई सवाल है उसको हल करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तो ये हमारे पास में डिस्कैलकुलिया का एक उदाहरण देखने को मिलता है। इस तरीके से जब मस्तिष्क में या फिर जो माइंड में हमारे पास में गतिविधियां रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये भी आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे और बात करते हैं हमारे आज के लास्ट डिसेबिलिटी के बारे में।
और ये है हमारे पास में एप्रेक्सिया और डिसएप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया हमारे पास में और डिसएप्रेक्सिया हमारे पास में है, वो क्या रहता है? तो देखिए, जो मानसिक विकार से रिलेटेड है वो तो अप्रेक्सिया हो गया, और जो तंत्रिका तंत्र के विकार से संबंधित है वो हमारे पास में क्या हो गया? डिस्प्रेक्सिया हो गया। तो अप्रेक्सिया के कारण कोई व्यक्ति है, उसके मांसपेशियों में संचालन अच्छे से नहीं होता, गति के कौशल अच्छे से संचालन नहीं होता है, लिखने की कुशलता ढंग से नहीं आ पाती है। तो ये सारी चीजें हमें अप्रेक्सिया में देखने को मिलता है, और उसका हाथों के बीच में संतुलन समन्वय ढंग से नहीं बन पाता है, वो सारी चीजें इसमें देखने को मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। और एक और महत्वपूर्ण चीज इसके साथ हम ऐड कर देते हैं, और वो ये है कि अगर आपको इस क्लास में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत लगे, कहीं ना कहीं कोई त्रुटि लगे, तो आप हमारे पास सुझाव भेज सकते हैं। आपके विचार हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, कीमती है, और आप हमें या तो कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को भेज सकते हैं, या फिर आप हमें अपने जो विचार है वो टेलीग्राम चैनल हमारा ये है t.me रिवीजन विद योगेश पे, या फिर हमारा व्हाट्सएप चैनल ये है जो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे रखा है, और आप वहां पे जाके कोई भी आपके विचार या सुझाव हमें दे सकते हैं। आपके विचारों का सहर्ष सम्मान करेंगे, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, राम राम।